नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 16 जनवरी को कोरोना महामारी से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर विश्व का सबसे बड़ा टीका अभियान शुरू किया था। महामारी से निपटने के लिए विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया था। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि इतिहास में पहले कभी इतना व्यापक टीकाकरण अभियान नहीं चलाया गया। पिछले वर्ष 16 जनवरी को स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था। उसके बाद 2 फरवरी को अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं का टीकाकरण शुरू हुआ। 1 मार्च से 60 से अधिक आयु वर्ग और अन्य बीमारियों से ग्रस्त 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू किया गया। 1 मई 2021 से 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी युवाओं को कोविड रोधी टीके लगाए जाने की शुरुआत हुई। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों के लिए एहतियाती टीके लगाने का अभियान भी इस महीने की 10 तारीख से शुरू हुआ है। इसी महीने की 3 तारीख से 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों का टीकाकरण भी शुरू हुआ है। देश में अब तक 156 करोड़ 63 लाख लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 57,29,000 से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 42,69,000 से अधिक एहतियाती टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीकाकरण अभियान के 1 वर्ष पूरे होने पर प्रसन्नता जताई है। उन्होंने बताया कि आज इस अभियान के 1 वर्ष पूरे हो रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी टीकाकरण अभियान के सफलतापूर्वक 1 वर्ष पूरा होने पर स्वास्थ्य कर्मियों, वैज्ञानिकों और देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुआ यह अभियान सबके प्रयास के साथ आज दुनिया का सबसे सफल टीकाकरण अभियान है। उन्होंने इसे 1 साल बेमिसाल की संज्ञा दी। इधर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी टीकाकरण अभियान की पहली वर्षगांठ पर बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ठीक 1 साल पहले भारत ने कोविड महामारी के बीच अपने 135 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क टीका लगाने की कठिन यात्रा शुरू की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में असंभव लगने वाला काम संभव हुआ। आज पूरा विश्व भारत की सराहना कर रहा है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1 अरब 56 करोड़ 76 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना रोधी वैक्सीन की 1 अरब 98 करोड़ डोज उपलब्ध कराई है। पूर्वी सिंहभूम जिले में 15 से 18 आयु वर्ग के किशोरों को मिशन मोड पर कोरोना रोधी टीके से आच्छादित किया जा रहा है ताकि कोविड के जोखिम को कम किया जा सके। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा, जुगलसलाई, मुसाबनी, चाकुलिया में कुल मिलाकर 6 ग्रामीण इलाकों में 15 से 18 वर्ष के बच्चों को टीका दिया जा रहा है, जबकि शहरी क्षेत्र में जमशेदपुर, डिमना, बिरसानगर, सोनारी, बिष्टुपुर, टेल्को के 8 स्थानों पर टीकाकरण किया जा रहा है। इन सभी केंद्रों पर टीकाकरण को लेकर बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। मैं 15 to 18 एज ग्रुप के अंदर वैक्सीनेशन ली हूँ अभी, और अब मैं कोरोना से सुरक्षित हूँ। मैं अपने स्कूल जा सकती हूँ, अपनी परीक्षाएं आराम से दे सकती हूँ। मेरा नाम सुप्रिया लक्ष्मी है। मैं अभी कोविड से बहुत ही सुरक्षित हो चुकी हूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी डर नहीं है कि अब मैं स्कूल भी जा सकती हूँ। अब मैं स्कूल भी जा सकती हूँ और वापस बोर्ड एग्जाम भी दे सकती हूँ। कोरोना रोधी टीका लगवाने वाले किशोरों ने सबों को वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित किया। साथ ही भविष्य में भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते रहने की बात कही। हमारा अभी मेरा टीकाकरण हुआ और अभी मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और मुझे अच्छा लगा। मेरा नाम शशि स्वराज है और हमें वैक्सीन मिल गई है। ये बहुत ही खुशी की बात है। अब हम स्कूल जा सकेंगे, ट्यूशन जा सकेंगे और लेकिन हमें और सुरक्षित रखने की जरूरत है। बिष्टुपुर के कीनन स्टेडियम में 15 से 18 वर्ष के किशोरों के साथ ही अन्य पात्र लोगों तथा 60 वर्ष से ऊपर वालों को भी बूस्टर डोज दिया जा रहा है। 18+ वाले लोग का भी हो रहा है और 18+ वाले लोग का भी हो रहा है। पर डे करीब 1500 लोग का टीकाकरण होता है। टीकाकरण को लेकर बच्चों का यह उत्साह निश्चित रूप से कोरोना के खिलाफ जारी जंग को नई ऊर्जा देने वाला है, जिससे देश और समाज का भविष्य सुरक्षित हो सकेगा। जमशेदपुर से
डॉक्टर राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि महामारी के दौर में जरूरतमंद मरीजों के लिए टेली परामर्श एक वरदान है। उन्होंने कहा कि ई संजीवनी से देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई क्रांति का सूत्रपात हुआ है। महामारी के दौर में एक और इंसान मुसीबत झेलता है तो दूसरी ओर उसका समाधान भी निकाल लेता है। टेलीमेडिसिन सेवा कोरोना के समय का वही समाधान है जिसमें मरीज और डॉक्टर के बीच बिना किसी व्यक्तिगत संपर्क के मोबाइल के जरिए इलाज आसानी से हो जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने सैकड़ों ऑनलाइन ओपीडी के जरिए लाखों परामर्श पूरा करके एक आश्चर्यजनक काम किया है। वर्तमान में ये राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में काम कर रही है, जिससे देश में डिजिटल स्वास्थ्य के इकोसिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। पेंडेमिक की स्थिति में डॉक्टर के पास प्रत्यक्ष जाना ना पड़े, वो घर में ही बैठ के, एजेड लोग हो, उम्र वाले लोग हो, वो अपने घर में बैठ के ही डायरेक्ट ई संजीवनी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके एक्सपर्ट डॉक्टर का ओपिनियन ले सके। सभी स्टेट के साथ मैंने प्रत्यक्ष बात की है। देश में कुल मिला के 3000 से ज़्यादा आज हब बन चुका है, वहाँ एक्सपर्ट डॉक्टर बैठते हैं और जो डॉक्टर पेशेंट के साथ बैठा है वो उसको प्रिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। इस टेलीमेडिसिन सेवा के बारे में बताते हुए डॉक्टर बताते हैं कि इस सिस्टम से जहां हॉस्पिटल में भीड़ नहीं पड़ती, वहीं मरीज को भी आसानी से इलाज मिल रहा है। इतनी भीड़ नहीं लगेगी। सबसे बड़ा फायदा यह है कि हॉस्पिटल्स में लोग पैनिक होके तुरंत क्लिनिक्स हॉस्पिटल जाना चाहते हैं, लेकिन वो जो एक वहां पे भीड़ लगनी चालू हो जाती है जिससे डॉक्टर्स भी परेशान होते हैं, पैरामेडिक्स परेशान होते हैं, मरीज भी परेशान होता है। तो मैं ये एडवाइस करूंगा कि जितने माइल्ड केसेस हैं वो टेलीमेडिसिन पे ही डॉक्टर से एडवाइस लें, प्रिस्क्राइब करें। भारत सरकार की टेलीमेडिसिन संबंधी पहल संपर्क रहित, जोखिम मुक्त और सुरक्षित परामर्श बहुत ही कम समय में भारत सरकार की एक राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ने डिजिटल स्वास्थ्य के मामले में शहरी और ग्रामीण भारत के बीच मौजूदा अंतर को पाट कर भारतीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सहयोग देना शुरू कर दिया है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 2,71,202 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। इस दौरान 1,38,331 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में फिलहाल कोरोना के 15,50,377 मामले हैं, जबकि ओमिक्रॉन के कुल मामलों की संख्या 7,743 है। इधर झारखंड में भी ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। सैंपल जांच में 14 मरीजों में इसकी पुष्टि हुई है। इस बीच राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 3,258 मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि इससे अधिक 3,351 लोगों ने कोविड को हराया। इस अवधि में 7 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई। राज्य में फिलहाल कोरोना के 33,079 एक्टिव मामले हैं और रिकवरी रेट 90.48% है। देश आज पहला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वर्चुअल माध्यम से स्टार्टअप उद्यमियों के साथ संवाद में यह घोषणा की थी। दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचे, इसलिए हर साल 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। आज देश में 60,000 से अधिक स्टार्टअप इकाइयां हैं। इनमें से $1 अरब से अधिक मूल्यांकन वाले 42 यूनिकॉर्न हैं। पीएम ने साथ ही भविष्य की प्रौद्योगिकियों के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश को सरकार की प्राथमिकता बताया था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने आरोप लगाया है कि पंचायत चुनाव कराने को लेकर राज्य सरकार की मंशा साफ नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की महागठबंधन सरकार गांव गिरांव के जमीनी मुद्दों से मुंह चुरा रही है और पंचायत चुनाव के मुद्दे पर टाल मटोल का रवैया अपना रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पंचायत चुनाव नहीं कराकर राज्य सरकार ग्रामीण विकास कार्य को बाधित कर रही है, जिससे पलायन भी बढ़ा है। इधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने सरकार की कार्यशैली पर निशाना साधते हुए शराब नीति पर सवाल खड़ा किया है।
पहले भी कहा है, कई ऐसी नीतियां हैं जिसके कारण अब इस सरकार का नाम यू टर्न सरकार हो चुका है। मुझे आश्चर्य लगता है कि क्यों ऐसे सलाहकारों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय घिर गए हैं, जो निर्णय उनसे दिलवा लेते हैं और कुछ दिनों के बाद फिर उस निर्णय को उन्हीं से वापस करवा देते हैं। इससे फजीहत सिर्फ सरकार की हो रही है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। देवघर जिले के मधुपुर अनुमंडल अस्पताल में मंत्री हाफिजुल हसन द्वारा 83 LPM में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया, जिसके माध्यम से अस्पताल के 50 बेड तक ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। अनुमंडल अस्पताल परिसर में जल्द ही चिल्ड्रन हॉस्पिटल खोला जाएगा। गुमला में पुलिस ने 4 माओवादी समर्थकों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। SP एहतेशाम वकारीब ने बताया कि लातेहार जिला पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए भाकपा माओवादी सदस्य निर्मल मिंज की स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर यह कार्रवाई हुई है। ये लोग माओवादियों और अपराधी संगठनों को हथियार सप्लाई किया करते थे। कोडरमा में टीका महोत्सव के अंतर्गत आज विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में टीकाकरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिले के उपायुक्त ने ट्वीट कर बताया कि ग्लोबल विजडम पब्लिक स्कूल, नवल शाही स्वामी दयानंद हाई स्कूल, नवल शाही और विक्रमशिला विद्यापीठ चाराडीह में शिविर लगाई गई है। धनबाद में पुलिस ने अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। 3 गोदामों और शौचालय से पुलिस ने लाखों रुपये मूल्य के अवैध अंग्रेजी शराब, निर्मित और अर्धनिर्मित शराब की बोतलें, स्प्रिट, विभिन्न कंपनी के रैपर और मशीन जब्त की। मौके से एक अवैध पिस्टल भी मिली है। नेहरू युवा केंद्र गुमला द्वारा साप्ताहिक कार्यक्रम के तहत सदर अस्पताल परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिला युवा पदाधिकारी सहित युवाओं द्वारा रक्तदान किया गया। गुमला पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी पुलिस उपाधीक्षक, सभी पुलिस निरीक्षक और सभी थाना प्रभारी के साथ वर्चुअल मोड पर मासिक अपराध समीक्षा बैठक आयोजित कर क्षेत्रों में अपराध, माओवादी पुलिस द्वारा की जा रही कार्यों के संबंध में विस्तृत परिचर्चा की गई। रांची सांसद संजय सेठ ने धुरवा मंडल में गरीब जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष उमेश यादव, पार्षद वेद प्रकाश सिंह सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद थे। लोहरदगा उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो ने गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर वर्चुअल माध्यम से सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों सहित अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ मुख्य समारोह के संबंध में बैठक की। मुख्य कार्यक्रम का आयोजन BS कॉलेज स्थित स्टेडियम में होगा, जहां सुबह 9:15 बजे झंडोत्तोलन होगा। पूर्वी सिंहभूम जिला में कड़कड़ाती ठंड के बीच चाकुलिया प्रखंड के लोधी शोली पंचायत के ग्रामीण इलाकों में जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने भी सहभागिता की। कोडरमा में झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निर्देश के आलोक में तृप्ति योजना के तहत चलाए जा रहे कार्यक्रम के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकार कोडरमा और रोटरी क्लब ऑफ कोडरमा के संयुक्त तत्वावधान में जिला मुख्यालय से सटे फुलवरिया बीरहोर बस्ती में कंबल, फूड पैकेट, गमछा, मास्क, सैनिटाइजर सहित अन्य सामग्रियों का वितरण किया गया। लोहरदगा में हिंडाल्को प्रबंधन द्वारा किस्को प्रखंड के देवदरिया पंचायत ठकुराइन डेरा में लगने वाले विद्युत, पनबिजली और सिंचाई योजना के लिए जिला प्रशासन को CSR मद से सिंचाई पाइप प्रदान किया गया। इस मौके पर उपायुक्त द्वारा पाइप को योजना के कार्यान्वयन के लिए संबंधित स्थल के लिए भेज दिया गया तथा योजना को अविलंब प्रारंभ कराने का निर्देश दिया गया। काम दिलाने का प्रलोभन देकर मानव तस्करी करने वाले एक गिरोह का जमशेदपुर पुलिस ने खुलासा करते हुए इसके 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर मध्य प्रदेश और राजस्थान के अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर एक नाबालिग समेत 3 युवतियों को बरामद किया है। राज्य के विभिन्न जिलों में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी शुरू कर दी गई है। संताल परगना के प्रमंडलीय आयुक्त चंद्रमोहन प्रसाद कश्यप ने उपराजधानी में दुमका जिले के आला अधिकारियों के साथ बैठक और जरूरी हिदायतें दी। उन्होंने बताया कि इस बार भी कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप व्यवहार का पालन करते हुए सभी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
गणतंत्र दिवस समारोह के कार्यक्रम अब से हर वर्ष 24 जनवरी के बजाय 23 जनवरी से शुरू होंगे। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन से इन आयोजनों की शुरुआत करने का फैसला किया है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। राज्य के कुछ हिस्सों में पिछले 36 घंटे के दौरान हल्के दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के आंकड़ों के मुताबिक इस अवधि में सर्वाधिक वर्षा 26.4 मिलीमीटर सिमडेगा के कुरुडेग में दर्ज की गई। इधर बादल छटने के साथ ही कई इलाकों में सर्दी का सितम फिर बढ़ गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि अगले 2 से 3 दिनों तक राज्य के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। अगले 2-3 दिनों तक सुबह के समय कुहासे की स्थिति बनी रहेगी। अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में भारत ने ग्रुप बी के शुरुआती मैच में दक्षिण अफ्रीका को 45 रन से हरा दिया। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 46 ओवर में 5 गेंद और 232 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका की टीम 45 ओवर और 4 गेंद में 187 रन ही बना सकी। विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मिली हार के बाद टीम इंडिया के टेस्ट क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ दी है। विराट कोहली ने साल 2014 में टेस्ट टीम की कप्तानी संभाली थी और वे अब तक के सबसे सफल टेस्ट कप्तान रहे हैं। उनकी अगुवाई में भारत ने 40 मैच जीते हैं, जबकि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने 27 टेस्ट मैच जीते थे। आजादी के सफर की आज की कड़ी में देखिए लोकप्रिय लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय और भारतीय अर्थशास्त्र के जनक गोविंद रानाडे के बारे में। आज की कड़ी में हम महान विद्वान और समाज सुधारक महादेव गोविंद रानाडे का स्मरण कर रहे हैं। रानाडे का निधन 16 जनवरी 1901 को हुआ था। वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उन्होंने प्रार्थना समाज, पूना सार्वजनिक सभा और महाराष्ट्र ग्रंथोत्तेजक सभा की स्थापना में सहयोग किया। उन्होंने बॉम्बे अंग्रेजी मराठी दैनिक इंदु प्रकाश का भी संपादन किया। रानाडे ने बॉम्बे विधान परिषद और वित्तीय समिति के सदस्य तथा बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भी काम किया। 18 जनवरी 1842 को नासिक जिले में जन्मे रानाडे बम्बई विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के पहले बैच में थे। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने 1871 में पुणे में एक सबऑर्डिनेट न्यायाधीश के रूप में काम शुरू किया। रानाडे सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भी सक्रिय रहे और ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में उनकी प्रोन्नति 1895 तक रोके रखी। रानाडे ने भारतीय समाज में मानवीयता, समानता और आध्यात्मिकता के संतुलन के लिए भारतीय समाज सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया। 1861 में किशोरावस्था में ही उन्होंने सह संस्थापक के रूप में विधवा विवाह संघ की नींव रखी, जिसने हिंदू विधवाओं के पुनः विवाह को बढ़ावा दिया। प्रार्थना समाज के माध्यम से उन्होंने कट्टर सामाजिक मान्यताओं और रीति रिवाजों की अवहेलना का प्रयास किया। उन्होंने बाल विवाह और विदेश यात्रा पर जातिगत प्रतिबंधों के विरोध में तथा विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा के समर्थन में अपने समाज सुधार प्रयासों के लिए सोशल कॉन्फ्रेंस मूवमेंट की स्थापना की। उन्होंने पर्दा प्रथा का भी विरोध किया। ब्रिटिश सरकार से औद्योगिकरण और जनहित कार्यक्रम शुरू करने की अपील के लिए रानाडे को भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कहा गया। रानाडे ने शिक्षाविद और उदारवादी राजनीतिक नेता गोपाल कृष्ण गोखले जैसे कई अन्य समाज सुधारकों को प्रेरित किया। 16 जनवरी 1901 को रानाडे के निधन के बाद गोखले ने उनके सुधार कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। भारत के महान सपूत महादेव गोविंद रानाडे को हमारा भावभीना नमन।
ছুটে এলে শরৎচন্দ্র সাহিত্য আকাশে বাংলার তোমার লেখনী এঁকেছিল ছবি নিপীড়িত জনতা। साहित्य जगत के सर्वकालिक सर्वाधिक लोकप्रिय लेखकों में से एक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का भी आज हम स्मरण कर रहे हैं। 16 जनवरी 1938 को उनका निधन हुआ था। शरत चंद्र ने हमेशा महिलाओं और शोषित वर्गों के हित के लिए आवाज उठाई और उन्हें सम्मानजनक स्थान दिलाने का प्रयास किया। शरत चंद्र ने अपने लेखन के दर्शन को स्पष्ट करते हुए कहा था, जिन्होंने विश्व को अपना सर्वस्व दे दिया और बदले में कुछ नहीं पाया, उन वंचितों, शोषितों और निर्बलों की पीड़ा ने मुझे स्वर दिया है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी भूमिका निभाई। 1921 से 1936 तक वे इंडियन नेशनल कांग्रेस की हावड़ा शाखा के अध्यक्ष रहे। उनकी कृति पाथेर दाबी एक गुप्त समाज संगठन की कथा है, जिसका लक्ष्य देश को औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र कराना था। इस उपन्यास का नायक सव्यसाची संगठन का नेता है। कथानक समसामयिक मुद्दों जैसे अस्पृश्यता, रूढ़िवादिता, धनी और निर्धन वर्ग के बीच की खाई और समाज में महिलाओं की स्थिति को उजागर करता है। शरत चंद्र अपने उपन्यासों के कथानक के लिए गांवों में जाकर वहां के लोगों से घुलते मिलते थे। जमीनी स्तर से एकत्र अनुभव ही उनकी साहित्यिक कृतियों की अनूठी शैली और व्यापक प्रभाव का कारण था। इस महान राष्ट्रवादी रचनाकार को शत शत नमन। गढ़वा में प्रधानमंत्री आवास योजना की वजह से हर गरीब के पक्के मकान का सपना साकार हो रहा है। पेश है यह ग्राउंड रिपोर्ट। गढ़वा में प्रधानमंत्री आवास योजना बदलाव का बड़ा वाहक बन रहा है और योजना की बदौलत गरीबों तथा वंचित वर्गों का पक्के मकान में रहने का सपना साकार हो रहा है। जिले के डंडई प्रखंड अंतर्गत जोतर पंचायत में कई लोगों को इस योजना का लाभ मिला है। माटी घर है तो सब ढाल फुटल रहे, सब कॉलोनी मिलल बा तो बना के प्रधानमंत्री आवास योजना के बेहतर क्रियान्वयन से इस इलाके में गरीबों के दुख भरे दिन बीत चुके हैं। गरीबी की इस दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए वे सभी प्रधानमंत्री के आभारी हैं। बारिश होते रहे तो बहुत तकलीफ रहे, पहले से माटी घर में रहती रही, अब मोदी सरकार के राज हो गई तो हम लोग सब फैमिली बढ़िया से रह रहे हैं, पक्का घर में रह रहे हैं। अब बहुत कुछ बदलावट हो गया। गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना ने पक्का मकान तो दिया ही है, उनके जीवन स्तर में सुधार आने से बच्चों में पढ़ने की ललक पैदा हुई है। पढ़ने लिखने में दिक्कत हो रहा है, अब कॉलोनी बन गया तब कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से रहते हैं, पढ़ाई लिखाई भी करते हैं। मोदी जी के धन्यवाद। गांव के गरीबों ने ईंट के मकान के सुंदर आशियाने का जो सपना देखा था, उसे निश्चित रूप से केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना ने सच कर दिखाया है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। रांची के उत्तम कुमार ने कबाड़ के इस्तेमाल से अपने बगिया को बेहद खूबसूरत लुक दिया है और यह सब किया है लॉकडाउन के खाली वक्त में। यही नहीं, उत्तम ने अपने हुनर के जरिए पर्यावरण को बचाने और उसके संवर्धन का संदेश भी दिया है। शौक बड़ी चीज है, शौक न हो तो जिंदगी बेजार और बेजान हो जाती है, लेकिन जब इसी शौक पर हुनर का रंग चढ़ता है तो जिंदगी के साथ साथ पूरी कायनात खूबसूरत हो जाती है। वैसे ही जैसे जब रांची के उत्तम के शौक को हुनर का साथ मिला तो उन्होंने लॉकडाउन के खाली वक्त को तराश कर वो करिश्मा कर दिखाया जिसके लोग दीवाने हो रहे हैं। ये लॉकडाउन जो शुरू हुआ तो उसमें बहुत ज़्यादा समय मिला, तो उसी समय हम सोचे कि अपना जो शौक जो दबा हुआ है उसका कोई एक समय का यूटिलाइज किया जाए और उसमें हम लॉकडाउन के समय में हम ये करना शुरू किए।
सारा बगान हम कबाड़ से ही सजा दिए। हाँ, और देखने में भी अच्छा लग रहा है। कुछ पेंटिंग वगैरह सब में कर दिए हैं तो कबाड़ खूबसूरत लग रहा है। उत्तम के शौक में वन्य जीवों के लिए अथाह प्रेम है तो पर्यावरण को लेकर गहरी चिंता भी। टूटे फूटे डब्बों पर उन्होंने वन्य जीवों की ऐसी शक्ल दी है कि लगता है कि अभी बोल पड़ेंगे। एक संदेश देने का कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसको भी आपको देखना है। जंगल झाड़ सब सही सलामत रहे, पर्यावरण स्वस्थ रहे, आदमी स्वस्थ रहेंगे। हाँ, ये इसी सब का कोशिश है। उत्तम ने जब पूरे मोहल्ले का कबाड़ अपने घर पर इकट्ठा करना शुरू किया तो परिवार वालों की चिंता जायज थी और एक बारगी तो वे इसे उत्तम का पागलपन समझ बैठे। हालांकि अब वे अपने खूबसूरत बगीचे को देखकर इतराते हैं। ये चिंता हो रहा था कि इतना कबाड़ ले आ रहे हैं, अब क्या होगा। घर में इतना कबाड़ लेके आ रहे हैं तो फिर धीरे धीरे जब ये बनाने लगे तो देख करके बहुत अच्छा लगा। और पड़ोसी भी 2-4 बोतल दे के बोले कि हमारा भी बनवा दीजिए। तो वो उन लोग का बात सुन करके बहुत ही खुशी लगा। शौक मनुष्य का जन्मजात गुण है और हर एक व्यक्ति के भीतर कोई न कोई शौक दबा होता है, लेकिन वक्त के साथ जो अपने शौक को मरने नहीं देता उसके कारनामे भी अमर हो जाते हैं। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। भारतीय पासपोर्ट अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है और अब 59 देशों के बिना वीजा के यात्रा की जा सकती है। और अंत में मुख्य समाचार। राज्य में 3,351 लोगों ने कोरोना को दी मात। सैंपल जांच में 14 ओमिक्रॉन संक्रमितों की पुष्टि। सभी हुए स्वस्थ। देश में टीकाकरण का 1 वर्ष पूरा। डाक टिकट होगा जारी। देश भर में आज मनाया जा रहा पहला स्टार्टअप दिवस। प्रधानमंत्री ने कल की थी घोषणा। जमशेदपुर में मानव तस्कर गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार। 3 बच्चियां बरामद। गुमला में हथियार के साथ 4 माओवादी समर्थक पकड़ाए। और राज्य में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी शुरू। संताल परगना के प्रमंडलीय आयुक्त ने दुमका जिले के आला अधिकारियों के साथ की बैठक। नमस्कार, जोहार झारखंड। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही कार्यक्रम उभरता झारखंड में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसानों के लिए कृषि और साथ साथ पशुपालन दोनों ही परस्पर लाभदायक रहे हैं, परंतु पूर्व में दूध के उत्पादन में कमी आने के कारण श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई और ऐसे में कई हाइब्रिड नस्लों का उत्पादन किया गया, शुरुआत की गई। लेकिन साथ ही अगर गुणवत्ता के तौर पर देखा जाए तो देसी नस्ल की गायों की दूध की गुणवत्ता ज़्यादा अच्छी होती है, परंतु व्यावसायिक रूप से इसे एक नए दृष्टिकोण देने के लिए और अधिक लाभार्जन करने के लिए कहीं ना कहीं हमारी देशी गाय की गुणवत्ता जो है दूध की, वो पीछे रह गई। तो आइए मिलते हैं एक रांची के ऐसे ही सेवानिवृत्त कर्मचारी से जो कि गोपालक हैं और गिर गाय की नस्ल की शुरुआत की है उन्होंने, उनका संरक्षण और संवर्धन कर रहे हैं, जिनका नाम है अशोक सिन्हा जी। गाय का महत्व यूं तो पूरी दुनिया में है, परंतु भारत की अगर बात की जाए तो प्राचीन काल से ही ये भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। चाहे वो दूध की बात हो या फिर खेती में उपयोग होने वाले इस